नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी। चुनाव जहां पर काफी घमासान मचा हुआ है। इस लिहाज से बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है या कहें संकल्प पत्र जो जारी किया है, उसमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। क्या है उस संकल्प पत्र में, इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार एसपी त्रिपाठी भी। तो सीधा पहले रुक करेंगे हम त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, अगर हम संकल्प पत्र की बात करें, सीए से लेकर महिला आरक्षण तक की जो बातें कही गई हैं, क्या वाकई में मुमकिन है वो अगर बीजेपी आ जाती है तो? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने घोषणा की है, जो संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, तो इसके मतलब ये कि भाई जो पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई हम आने के बाद अगर हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात ये कही है, कई चीज़ें उसमें शामिल किया है कि 33% आरक्षण देंगे। सवाल ये है कि 33% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, कहने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सालों से जनसभाओं में एमपी और एमएलए के लिए आरक्षण की बात की जा रही है, महिला आरक्षण की बात पार्लियामेंट में पड़ी हुई है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो पब्लिक वहाँ भी ये बात सोचेगी कि भाई महिला पार्लियामेंट में जो पेंडिंग बिल है उसको पारित कराने के लिए केंद्र सरकार ने क्यों नहीं गंभीरता दिखाई। तो ये बात ये रही। दूसरी बात ये कि जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो ये उसकी जानने की कोशिश किया है कि उसका किस तरह से सोनार बंगला हो, किस तरह से बंगाल का चौमुखी विकास हो, इसके लिए पूरी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम करेंगे और उसमें उसके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और जो बंगाल है, बंगाल के लिए जो जाना जाता है, पश्चिम बंगाल जाना जाता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर हम जैसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर उस तरह का हम प्राइज़ जो डिक्लेयर करेंगे उनके नाम से। सर, बातें तो और भी कई बड़ी बड़ी की गई है। चलिए हम बात करते हैं सीएए की। जब सीएए का बिल पारित किया गया, बिल आया, उसको कानून बनाने की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह शाहीन बाग तक इतने बड़े बड़े बवाल मचे। ऐसे में एक बार फिर से सीएए का जो जिन तो नहीं कहेंगे कि वो बोतल में बंद था, क्योंकि वो मुद्दा लगातार गर्माता रहा है। ऐसे में अगर सीएए की बात की जाए और पश्चिम बंगाल में इस तरह की बात बीजेपी कह रही है, तो कहीं बैकफुट पर तो नहीं आ जाएगी बीजेपी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ना कि भाई ये सीए का विरोध कौन लोग कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं। तो मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट 35% माइनॉरिटी वहां पर ऑलरेडी है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ये मुद्दा? करने का एक तरीका है, पोलराइजेशन करने का। फिर बताना है कि भाई जिसके लिए हम गंभीर हैं, भारत सरकार में पार्लियामेंट में हम पास कर रहे हैं जिस बिल को, हम वहाँ भी आएंगे तो उसको लागू करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो है पोलराइजेशन की बात की अलग कर दें, तो इस बिल को जो है करने के पीछे जो है उसमें ये कि असम और वेस्ट बंगाल दोनों उनसे एक तीर से दोनों निशाने सध जाएंगे। दोनों में उनको वोट जो है हिंदू वोट भी मिलेगा। और जो क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक तरफ अलग थलग हो जाएंगे ना फिर। और फिर उसके बाद सीए का विरोध पहले से ही हो रहा है, मुस्लिम संप्रदाय कर रहा है। और ये बीजेपी बताने की पूरी कोशिश कर रही है कि जो मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, जो हिंदू बाहर से आए हुए हैं, जो सिख बाहर से आए हुए हैं, हम उनके लिए ये कानून लाए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी हम वोट, लोग जो समर्थन करेंगे वो उनको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। सर, एक चीज़ और, मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए ये बात जग जाहिर है और बहुत मशहूर ये है कि बीजेपी जब भी अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र बनाती है तो बाकायदा बारीकी के साथ उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, बारीकी के साथ उस पर रेकी की जाती है और उसके बाद संकल्प पत्र लाया जाता है। तो जो कुछ बातें संकल्प पत्र में इतनी बड़ी बड़ी की गई हैं, लगता है आपको कि वो जनता वही चाहती है? जो कह रहे यही हैं, वजह। जैसे कल जो है इन्होंने दिलीप घोष जी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वेस्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही कि हमने जो है ये संकल्प पत्र बहुत मेहनत से पास किया है, बहुत मेहनत किया है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी पार्टी की तरफ से कई गाड़ियां गई और लोगों से जानना कि भाई आप किस तरह के बंगाल को चाहते हैं, किस तरह से वेस्ट बंगाल चाहते हैं, किस तरह से आप प्रदेश को उन्नति करना चाहते हैं। तो जिस तरह के सुझाव आए हैं जनता से, उसको हमने शामिल किया है और उसको शामिल करके फिर हम ये संकल्प पत्र लाए हैं। और ये संकल्प पत्र एक बड़ी पार्टी का है, एक ऐसी पार्टी का है जो विश्व से बड़ी पार्टी, विश्व भर में बड़ी पार्टी है। अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा कि हमारी पार्टी है, हम संकल्प लेते हैं कि अगर हमारी पार्टी आई तो जैसे उन्होंने कहा कि एक ही उसमें जो है
जैसे कैबिनेट की मीटिंग हुई 33% महिलाओं का आरक्षण कर देंगे। और उसके बाद देखिए जहाँ जिस तरह से उनका कोशिश है, उनकी कोशिश ये है कि हम बंगाल को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इमेज पर जो जिस तरह से उसका है नाम है, उसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले आएँ। जैसे उन्होंने गंगा सागर की बात कहा कि कहा गंगा सागर को हम जो है जिस तरह से यहाँ है गंगा सागर को हम इसको गंगा सागर को हाईलाइट करेंगे, पूरी दुनिया में हाईलाइट करेंगे। और दुर्गा पूजा की बात की, दुर्गा पूजा जैसे अमित शाह जी ने भी कहा कि कोर्ट के परमिशन से दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया जाता है, दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर होगा, क्योंकि जैसे इंडिया में मशहूर है दुर्गा पूजा, कि वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा पूरे इंडिया में मशहूर है। सर हमारे साथ ना कुछ सरकारी मुलाजिम भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि सरकारी मुलाजिम है, उनसे जानना चाहेंगे। हालांकि आपका कोई सरोकार नहीं होगा, विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में होने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? आपका ओपिनियन क्या कहता है? क्या ओपिनियन कहता है आपका? बंगाल का ओपिनियन कुछ हद तक बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन इसको निर्णय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जमीनी जो हालात है वो अलग टाइप का है। किस तरह के जमीनी हालात की बात कर रहे हैं बता आप? सकते हैं मैडम, आप बताएं। हम डिफेंस पर्सन है, हम नहीं बता सकते इस चीज़ को। चलिए हमारे साथ, हालांकि वो बताना नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे जमीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे थे वो शख्स भी। सर हवा जो है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जा रही है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन ममता दीदी सामने खड़ी हो, इस तरह का मैनिफेस्टो सामने आया हो, तो क्या ममता की जितनी रणनीति जो वो तैयार करती इतने समय से आ रही है उस पर भारी पड़ेगा ये मैनिफेस्टो? अब देखिए ममता जी ने 2-3 बातें अपनी रखी हुई है, और सर जितनी भी जनसभाएं कर रही हैं उसमें कह रहे हैं, वो कह रही हैं कि बाहरी हैं ये लोग, बाहरी हैं, कि भाई जो होम मिनिस्टर भी बाहरी है, प्रधानमंत्री भी बाहरी हैं, जो बड़े बड़े नेता वहाँ जाते हैं वो सब बाहरी हैं। तो बाहरी का एक उन्होंने मुद्दा बना दिया है कि बाहरी हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि ये जो है जिस तरह से उनकी पार्टी से सारे लोगों को ले आए। सर बाहरी क्यों? क्योंकि बांग्ला बोल पे जानी ना, इसलिए शायद बाहरी। बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि इनका एक आरोप है कि इनके पास कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। तो ये दो उन्होंने, मुख्यमंत्री के चेहरों पर तो तब बहुत बड़ा घमासान मचेगा, जैसा कि हमने पहले भी आपसे एक बार डिस्कशन में ये बात की थी कि मुख्यमंत्री का कोई भी पार्टी एक चेहरा लेकर सामने नहीं आ रही है, जो भी जीतता है बाद में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचेगा। नहीं देखिए इसमें कोशिश ये की गई है, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कद्दावर नेता हैं जैसे शुभेंद्र अधिकारी जी हैं, और हमने बताया कि उसमें जो है बहुत लोग जो हैं, तो 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने ऐसे लोगों को चेहरा उतारा है कि लोगों को एक कोशिश की गई कि सभी लोग मेहनत करें, सभी लोगों के लोग जब जीत के आएंगे, कितने किसके जीत के आएंगे उसके हिसाब से तय होगा, विधायकों के हिसाब से तय होगा कि कौन हमारा चेहरा होगा। ये बहुत अच्छा रणनीति रही है, सरकार पहले भी पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर फिर भी मान मुनव्वल होता है, फिर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसके बाद इसमें आला कमान का हो जाता आला का। जैसे उत्तर प्रदेश का आप देखिए 2017 में क्या हुआ, 2017 में कोई चेहरा बीजेपी ने घोषित नहीं किया, और जब सीटें बहुत ज़्यादा जीत के आ गई तो लास्ट मोमेंट में किसी आदित्यनाथ को दे दिया। तो इसमें एक स्कोप ये रहता है कि आला कमान को तय करने में एक सहूलियत होती है कि जो है उनको किस पर विश्वास जताते हैं, वो कौन आदमी डिलीवर कर सकता है ना, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। मान लीजिए उसमें ऐसा लगे कि कोई डिलीवर नहीं कर सकता, लेकिन अब वेस्ट बंगाल के यहाँ अलग है। वेस्ट बंगाल में जेपी नड्डा ने भी कह दिया है, जो उसमें अमित शाह जी गए थे वहाँ भी कह दिया कि यहाँ का ही कोई वेस्ट बंगाल का ही बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा उनकी पार्टी का, अगर उनकी सरकार आती है तो। सर अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो इसमें एम्स को लेकर बात कही गई है कि 3 एम्स बनाए जाएंगे, साथ ही किसानों को हाईलाइट किया गया है। सर अगर किसानों की बात करें तो आपको बताऊं कि वहाँ 75 लाख किसान हैं, और 75 लाख किसान जो है उनको हमेशा बीजेपी टारगेट करती है, तृणमूल कांग्रेस से भी टारगेट किया है, लेकिन बीजेपी के लिए टारगेट है। उन्होंने एक मुट्ठी चावल पहले से योजना शुरू की है किसानों के, और जीआई टैग दिया है पहले से, उसमें बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की है। तो इसको ये सब चीज़ों को बताने के लिए 75 लाख किसानों के परिवारों को बताने के लिए ये पूरी कोशिश की गई है कि अच्छा। दूसरी बात ये कहा है उन्होंने इसमें कि जो 3 साल से पेंडिंग है, आपको याद होगा कि किसान सम्मान निधि दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसमें 6,000 रुपया हर किसान को दिया जाता है परिवार को साल में। तो 18 वो कह रहे हैं कि 18,000 हर किसान परिवार को अभी मिला नहीं है, ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में नहीं दिया है। ये मुद्दा उठाया बीजेपी ने, कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 साल का जो पेंडिंग है उसको भी देंगे। तो यानी कि किसानों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की गई है इस मैनिफेस्टो के जरिए। जैसा कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि दीदी की सरकार बनेगी, आप इतना शॉर्टी कैसे बात कह रही थी कि सरकार दीदी की बनेगी? बिल्कुल सरकार जो है कलकत्ता में दीदी के ही आने वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहाँ अच्छा काम हुआ है,
कलकत्ता में, पर मैं कलकत्ता में रहती नहीं हूँ। मेरे को पता है कलकत्ता में हमारे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, वहाँ पे सबको पता है जो दीदी ही अच्छी काम किया और दीदी ही आने वाली है। किस तरह के काम की आप बात करें? सब कुछ किया उसने, गरीबों को मकान बना के दिया, स्कूल अच्छा किया, हॉस्पिटल ही अच्छा किया। इस बार तो बीजेपी भी कह रही है ये सब हम करके देंगे आपको। बीजेपी कुछ ही नहीं करके देंगे। बीजेपी 7 साल से बोले जा रहा है बीजेपी करके देंगे। क्या किया हमारे लिए? क्या किया? पटरी में हमारे लिए इतना पैसा आज तक हमें नहीं दिया। विकलांगों को क्यों नहीं दिया गया? हमारे लिए तो आया था ना वो 10,000 रुपये। सरकार ने बोला हम 10,000 रुपये देंगे, हर पटरी वालों को देंगे, तो क्यों नहीं दिया गया हमें 10,000 रुपये? और जो यहाँ के जो पैसे वाले हैं उनको 10,000 रुपये दिया गया और उनकी कागज पक्का करे गया, और हम हैंडीकैपों को कुछ ही नहीं दिया गया। तो इनकी शिकायत सरकार से अपनी है। इनका कहना था कि लॉकडाउन के समय ऐलान किया गया था रेडी पटरी वाले जो लोग हैं उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन जैसा कि अगर मुद्दे की बात की जाए तो उनका कहना है कि दीदी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन पड़ला चाहे बीजेपी का भारी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब 1 हफ्ते का समय भी नहीं रह गया है जब मतदान शुरू होगा वेस्ट बंगाल में। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8 चरणों के मतदान के बाद आखिरकार किसकी सरकार बनती है वेस्ट बंगाल में। अभी फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ।